बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा महागठबंधन टूटेगा, हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं, जदयू ने बीजेपी की नई केंद्रीय कमेटी पर कसा तंज। बिहार में मौलवी ने खुलेआम लड़की के साथ गंदी हरकत करता नजर आया, देखें वायरल वीडियो। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी, जींस टी शर्ट पर लगा प्रतिबंध, महिला शिक्षकों को भड़काऊ कपड़े पहनने पर स्कूल आने से रोका। बिहार में फिर उठी जातिगत जनगणना की मांग, मंत्री विजय चौधरी बोले रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी करे केंद्र। इनको बिहार का दर्द नहीं दिखता, बीजेपी नेता ने महागठबंधन की सरकार पर साधा निशाना। बिहार में शराब पीने के मामले में जेल जा चुके नेता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सम्मानित। पति के साथ हनीमून मनाने के लिए दार्जिलिंग जा रही दुल्हन किशनगंज में ट्रेन से हो गई लापता, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के सरकारी स्कूलों पर भी चलेगा बुलडोजर, नीतीश सरकार का आदेश। क्या बिहार में टूटने वाली है सरकार, जदयू नेताओं के साथ इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार पर सुशील कुमार मोदी का बड़ा हमला, बोले नाक भी रगड़ लेंगे तो भी एनडीए में नहीं मिलेगी एंट्री। जी अब बात विस्तार से तो बात करते हैं कि बिहार के 15 जिलों में यातायात सुगम हो जाएगा। इन जिलों में 443 किलोमीटर सड़कें चौड़ी होगी। इन जिलों की सड़कें कम चौड़ी होने से जाम लग रहे हैं। जब पथ निर्माण विभाग ने इन सड़कों के चौड़ीकरण पर 2398 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है। जिन जिलों में सड़कें चौड़ी होगी उनमें नालंदा, पटना, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा, कटिहार, सीतामढ़ी और किशनगंज जिला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज जिले में एक नवविवाहिता महिला ट्रेन से गायब हो गई है। जब काजल कुमारी अपने पति के साथ 28 जुलाई को नई दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट ट्रेन में हनीमून के लिए दार्जिलिंग जा रही थी। जब दंपति बिहार के मुजफ्फरपुर से ट्रेन में चढ़े थे, जब महिला के पति ने कहा है कि हमारे पास कोच संख्या B4 में सीट संख्या 43 और 45 में आरक्षित थी। जब ट्रेन किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची तो फिर मेरी पत्नी शौचालय के लिए गई और वापस नहीं लौटी। ट्रेन चलने के बाद मैंने ट्रेन के हर डिब्बे को खोजा लेकिन वे नहीं मिली। फिर मैं मुजफ्फरपुर लौटा और फिर जेआरपी किशनगंज को घटना की जानकारी दी। जहां उन्हें शक था कि वह किसी नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो सकती है। उन्होंने कहा है कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई भी अवैध संबंध नहीं है। यह शिकायत के बाद जेआरपी अधिकारियों ने किशनगंज रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला लेकिन वे नहीं मिली। यह शिकायतकर्ता मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग में कर्मचारी है और कुरहनी ब्लॉक का मूल निवासी है। जब उसने 6 महीना पहले ही महिला से शादी की थी लेकिन पारिवारिक मुद्दों के कारण शादी के तुरंत बाद वे अपने हनीमून पर नहीं जा सका था। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार में आज से मानसून सक्रिय हो गया है। जब सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 3 अगस्त तक पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। जहां अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत सभी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। किशनगंज, अररिया, सुपौल और जमुई रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तरी ओडिशा पर बने चक्रवाती परिसंरक्षण के साथ निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून द्रोणी रेखा गंगानगर, रोहतक, लखनऊ से होते हुए गया जिले से होकर के गुजर रही है। जैन के प्रभाव से राज्य में बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता का प्रभाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि कई जिलों में भारी बारिश से बहुत वर्षा की प्रबल संभावना जताई गई है। आज जब बीते 24 घंटे के दौरान अररिया, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, नालंदा, बांका, बक्सर जिले में वर्षा दर्ज की गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप आंवले की खेती करते हैं तो फिर आपको सरकार के द्वारा 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जब बिहार के किसान सब्सिडी का लाभ लेकर के आंवले की खेती कर सकते हैं। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत 1 हेक्टेयर में आंवले की खेती के लिए 60,000 रुपये इकाई लागत पर सरकार के द्वारा 50% यानी कि 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आंवले के पौधे 3 से 4 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। अगर आप सब्सिडी का लाभ लेकर के इसे लगाते हैं तो फिर इससे खर्च कम पड़ेगा, साथ ही साथ आंवले के फल को बेच करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दरअसल बिहार सरकार राज्य के यानी कि बिहार के किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए आंवले की खेती करने पर जोर दे रही है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यह किसान वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार सुधार करने की बात डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नए नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे ऐलान भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी हालात जस की तस है। ताज़ा मामला हाजीपुर से है, जहां सदर अस्पताल में मरीजों के परिवार वाले डॉक्टरों कर्मियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। मामला इतना बढ़ गया है कि पुलिस को मौके पर बुलाया गया। परिवार वालों का आरोप है कि मरीज की बिना जाँच किए ही उसे इंजेक्शन लगा दिया गया है, जिससे उसकी हालात भी ज़्यादा खराब हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही 8 से 9 महीने का समय बचा हो, लेकिन अभी से ही जदयू चुनावी मोड में दिखने लगी है। यह जेडीयू की 3 बड़ी मुहिम अगस्त में शुरू होने वाली है, जहां इन अभियानों के जरिए दलितों, मुस्लिमों और फिर अति पिछड़ों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। जह पार्टी अपनी पूरी ताकत तीनों अभियान में लगाने जा रही है। जह इसमें कई मंत्रियों, विधायकों और फिर विधान पार्षदों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि जदयू का 1 अगस्त से भाईचारा यात्रा शुरू होगा। इससे मुस्लिमों को साधने की कोशिश होगी। 6 अगस्त से कर्पूरी चर्चा की शुरुआत होगी। इससे अति पिछड़ा को साधने का प्रयास होगा। और 15 अगस्त से भीम संवाद के दूसरे फेज में ग्राम संवाद सद्भाव की बात के माध्यम से दलितों को रिझाने की कोशिश की जाएगी। तीनों अभियान में पार्टी के सांसद, विधायक और फिर मंत्री शामिल होंगे। 2024 को लेकर के जदयू का बिहार में ये बड़ा अभियान होगा। आपको बता दें कि 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे और फिर एनडीए को 40 में से 39 लोकसभा सीट मिली थी। इसमें जदयू के 17 में से 16 उम्मीदवार चुनाव जीते थे और बीजेपी के 17 में से 17 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। वहीं लोजपा को 6 सीट पर जीत मिली थी, जहाँ कांग्रेस को सिर्फ किशनगंज से ही 1 सीट पर जीत मिली थी और फिर आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन नीतीश कुमार पिछले साल ही महागठबंधन में चले गए और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी दलों को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। वहीं लोजपा को 6 सीट पर जीत मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ किशनगंज से ही 1 सीट पर जीत मिली थी और आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन नीतीश कुमार पिछले साल ही महागठबंधन में चले गए थे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी दलों को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पटना से शुरुआत की है। बेंगलुरु में दूसरी बैठक हो चुकी है और फिर तीसरी बैठक अब मुंबई में होने वाली है। लेकिन इन बैठकों से अलग नीतीश कुमार बिहार में अति पिछड़ा, मुस्लिम और फिर दलितों को रिझाने के लिए अगस्त में बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसमें लगाया गया है। मंत्री से लेकर के सांसद और विधायक तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी ताकत लगाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी गया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। जब बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन में आपसी तालमेल की कमी है, खींचतान है। कांग्रेस पार्टी 2 सीट कह रही है। 23 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होना था लेकिन नहीं हुई। इसका मतलब है कि वह खींचतान है, वहाँ खींचतान है। ये गठबंधन ठगबंधन टूटेगा। हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लगे। महागठबंधन में अब पार्टी के लोग पीएम के उम्मीदवार है और फिर कोई 10 सीट तो कोई 20 सीट में लगे हैं। एनडीए में सीट की लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई नहीं है। मुकेश सहनी को लेकर के जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए की बैठक हुई थी तो फिर उसमें मुकेश सहनी को बुलाया जाता, लेकिन नहीं बुलाया गया। वही एनडीए के लोग उनकी अहमियत को समझते हैं। मुकेश सहनी के पास पैसा है, करोड़ों रुपए की गाड़ी से प्रचार कर रहे हैं या फिर पैसा दिखा रहे हैं। राजनीति में पैसा पर विश्वास करते हैं। जैसे हम लोगों की पार्टी है उतना खर्च नहीं कर सकते हैं। सभी कार्यकर्ता खुद से कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन वे तो पैसा दिखा रहे हैं। जब वे शो करना चाह रहे हैं, अब उनके पैसे पर कौन आकर्षित होगा ये हम नहीं कह सकते। जहाँ हमें ये मालूम है कि एनडीए के लोग पैसों की राजनीति करते हैं। हम भी एनडीए में गए, स्टेटस देखी जाती है, पैसे वहाँ पर मायने रखते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन, प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया और फिर प्रवक्ता हेमराज ने शनिवार को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय कमेटी में फेरबदल को लेकर के बड़ा बयान दिया है। राजीव रंजन ने कहा है कि दिल्ली में बैठे नेताओं की बिहार को लेकर के क्या सोच है यह इस सूची से जाहिर हो गया है। जिस तरीके से राष्ट्रीय कमेटी की सूची जारी की गई है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के एक ही नेता का नाम दिया है जब वो भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं दिख रहा है जो राष्ट्रीय कमेटी में रह करके संगठन को बढ़ा सकता है। ये कहना है जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का। जी हाँ, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नेताओं का बहुत बड़ा अपमान किया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट को देखने से ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग अब ये मान गए हैं कि बिहार में नहीं उनका कोई संगठन है और न ही भाजपा के कोई बड़े नेता है जो उन्हें आगामी चुनाव में जीत दिला सके या फिर संगठन को मजबूत बना सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सिवान जिले के एक मौलवी का छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार सिवान जिला के आंदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के मौलवी का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए इसमें देखे जा रहे हैं कि मौलवी छात्र के साथ अश्लील बातें कर रहे हैं और छात्रा भी उसका साथ दे रही है। यह वीडियो आंदर थाना क्षेत्र में एक पीर बाबा के मजार पर कुछ दिन पहले आए एक नया मौलवी का बताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के शनिवार को कहा है कि नीतीश कुमार हमारे यानी कि एनडीए के मित्र हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के भी मित्र हैं, उन्हें हमारे साथ चले आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ है उस तरीके से बिहार में भी परिवर्तन होना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा है कि वे पहले भी हमारे साथ रहे हैं और कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार पहले भी इधर से उधर और फिर उधर से इधर आ जाते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पटना पहुंच करके अपने विभाग के योजनाओं की पिछड़ा और फिर दलित वर्ग के अधिकारों के साथ बैठक और समीक्षा की है। इसी क्रम में पटना में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्यों को आसानी से देखा जा सकता है। अठावले ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। तभी पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सिर्फ 42 विधायक जीते, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। जब विपक्षी गठबंधन में अब कोई उनकी बात सुनकर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें लगता है कि उन्हें मुंबई की बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग अपने नए निर्देशों के कारण इन दिनों सुर्खियों में है। चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक को विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद शिक्षकों पर भी लगाम लगा है। इस बीच बेगूसराय के जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों के लिए नया निर्देश जारी किया है, जहाँ इसके मुताबिक शिक्षक के दाढ़ी बढ़ा करके स्कूल आने, शिक्षिकाओं के भड़काऊ और फिर चमकीले कपड़े पहन करके स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अगर स्कूल में शिक्षक बड़े हुए दाढ़ी और फिर जीन्स टी शर्ट पहन करके पाए गए तो फिर उनका वेतन काट लिया जाएगा। शिक्षकों को फॉर्मल ड्रेस में आना जरूरी है, जहाँ शिक्षकों को फॉर्मल ड्रेस में ही आना होगा। या इसके अलावा शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल लेकर के जाने की मनाही होगी। जब मोबाइल को पहले ही कार्यालय में जमा कर देना होगा, या इसके बाद ही वे कक्षा में पढ़ाने जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले बिहार शिक्षा विभाग द्वारा भी जीन्स और फिर टी शर्ट पहन करके स्कूल या कार्यालय आने की मनाही की गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देर से नाराज कांग्रेस पार्टी को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने एक और झटका दिया है। यह 7 वर्षों बाद राज्य सरकार भंग बोर्ड और आयोग का पूर्ण गठन कर रही है। अभी राज्य में 28 बोर्ड आयोग ऐसे हैं जिनमें सरकार अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को जगह देती रही है। यह नीतीश सरकार ने अब तक उन 28 में से 10 का पूर्ण गठन किया है, जिसमें से 9 के अध्यक्ष का पद जेडीयू आरजेडी ने आपस में बांट लिया है। 5 आयोग के अध्यक्ष जेडीयू और फिर 4 के अध्यक्ष आरजेडी है। जब कांग्रेसियों को अब तक एक भी बोर्ड आयोग की कमान नहीं मिली है। जहां बिहार मंत्रिमंडल में भी 2 मंत्रियों को शामिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और फिर सभी दल उसकी तैयारी में लग गए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति ऐसी समिति होती है जिसमें राज्य स्तर से लेकर के जिला एवं प्रखंड स्तर तक गठन होता है। जहाँ राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होते हुए तो फिर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला के संबंधित प्रभारी मंत्री होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हमारे देश में
हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। हर बच्चे की चाहत होती है कि वह शिक्षा ग्रहण कर सके। या कई बार बच्चों को शिक्षा पाने के लिए कभी गरीब से तो कभी अपने परिवार से लड़ना भी पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बच्चे खुद पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब वे छात्र हर लेवल के होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वे कौन से राज्य हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में जब इस संबंध में डाटा शेयर किया है, जिससे पता चला है कि उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। यहाँ पर ये रेशियो सेकेंडरी लेवल पर सबसे अधिक है। इस लिस्ट में उड़ीसा के बाद नाम आता है मेघालय का, जब फिर तीसरे नंबर पर बिहार और फिर आखिर में असम। स्कूल छोड़ने के मामले में पहले स्थान पर आता है उड़ीसा। यहाँ 27% स्टूडेंट सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार में भी काफ़ी संख्या में छात्र स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं, फिर कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो आगे ही पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के एक बार फिर से आवाज़ बुलंद होने लगी है। जब बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातिगत जनगणना को लेकर के केंद्रीय नरेंद्र मोदी द्वारा गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का आधार बनाया है। विजय कुमार चौधरी ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जाति जनगणना पर जोर देने का इशारा कर रही है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के मुझे जो जानकारी मिल रही है, उससे ये साफ होता है कि बिहार में जाति जनगणना कराना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में 27% आरक्षण के लिए अलग अलग श्रेणी बनाने की बात कही है। विजय चौधरी ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यदि सरकार के पास अलग अलग जातियों की गणना और फिर उनकी पूरी जानकारी नहीं होगी तो फिर लोगों को सरकार आरक्षण का लाभ कैसे देगी। यही नहीं, मंत्री विजय चौधरी ने मांग की है कि केंद्र सरकार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी करे। जब रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर स्थितियां और स्पष्ट होगी। जातिगत जनगणना कराने को लेकर की मांग उठ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रोहिणी आयोग क्या है। तो आपको बता दें कि रोहिणी आयोग का गठन केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल 5000 जातियों को उपवर्गीकृत करने के लिए किया गया था। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि एक धारणा बन गई थी कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही समुदाय को 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। माना जा रहा है कि 31 जुलाई को रोहिणी आयोग की ओर से अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद से देश की सियासत में भूचाल आ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि मतदाताओं को चुनाव के मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों को खारिज करते हुए नोटा का बटन दबा करके किसी को भी नहीं चुनने का अधिकार 10 साल पहले ही मिल चुका है। हालांकि आज भी ऐसे मतदाताओं की बड़ी संख्या है जिन्हें अपने इस हक के बारे में जानकारी नहीं है। जब बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आखिर नोटा बटन होता है जिसको आप वोट दे सकते हैं। यानी कि नोटा बटन दबाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आप किसी को भी वोट नहीं दिए। यानी कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए उनमें से कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है। जब बिहार के आधे से अधिक मतदाताओं को नोटा के बारे में नहीं पता है। ये चौंकाने वाली स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य के यानी कि बिहार के 20 जिलों में किए गए कैंप सर्वे से सामने आई है। अब अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत जिलों से इस रिपोर्ट को साझा करके इस दिशा में काम करने को कहा गया है। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा 20 जिलों के 2 विधानसभा क्षेत्रों में किए गए इस सर्वे से पता चला है कि बिहार के 55.8% मतदाता नोटा से नावाकिफ हैं। इन 40 विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथ पर मतदाताओं से नोटा के संबंध में बातचीत करके आंकड़े जुटाए गए थे। मतदाताओं से पूछा गया था कि क्या उन्हें नोटा और ईवीएम में इसके बटन के बारे में जानकारी है। जब 6515 लोगों यानी कि 6515 लोगों के बीच हुए इस सर्वे में 55% लोगों ने बताया था कि उन्हें नोटा, वोट और फिर इसके बटन की जानकारी नहीं है। इस कैंप सर्वे के लिए प्रश्नावली प्रतिष्ठा संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने तैयार की थी। इस सर्वे की रिपोर्ट सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई है। इसके आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका मकसद मतदाताओं को उनके इस अधिकार की जानकारी देना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पाकिस्तान पहुंची अंजू को अब अपनों की याद आ रही है। जब ग्वालियर में रहने वाले अपने पिता से अंजू ने चैट के जरिए बात की है। इस दौरान उसने अपने पिता से माफ़ी भी मांगी है और अपने बच्चे से बात की है और मन्नतें भी की है। अंजू के इस फैसले से उसके पिता के साथ ही सभी परिवार वाले बेहद नाराज़ हैं और अंजू को अब नहीं अपनाने की बात कह रहे हैं। भारत से वाघा बॉर्डर पार करते हुए अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अंजू के बारे में आ रही इस तरीके की खबरें से अब वह खुद भी बहुत परेशान है। वह अपने अलग वीडियो संदेश के साथ अपनी बात कहती हुई नजर आती है।
अंजू और उसके कथित दोस्त नसरुल्लाह के आए दिन अलग अलग बयान सामने आते हैं, तो फिर वही मीडिया से बातचीत के दौरान उसके द्वारा कही गई कई बातों का खंडन करते हुए भी नजर आती है, जिससे अभी तक ये भी पुख्ता नहीं हो पाया है कि दोनों ने शादी कर ली है या नहीं। दोस्तों, विकृत होती सोच की वजह से पति पत्नी के रिश्तों में छल और धोखे से जुड़े कई मामले इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। जहां अवैध रिश्तों की डोर में फंस करके कई लोग अपनी और फिर अपने परिवार के सुख चैन को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं ताज़ा मामला सामने आया है बिहार के शेखपुरा से, जहां 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामला बिहार के शेखपुरा के काड़े गांव का बताया जा रहा है, जहां एक विवाहिता अपने 4 बच्चों के साथ पड़ोस के प्रेमी संग फरार हो गई। जानकारी मिल रही कि महिला का पति गुजरात में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जहां पत्नी की इस बेवफाई की सूचना पर घर आया और फिर अब पत्नी की फोटो लेकर के दर दर भटक रही है। जब पीड़ित युवक अपने पड़ोसी युवक दीनानाथ कुमार पर पत्नी को भगाने का आरोप लगा रहा है। उसने बताया है कि दीनानाथ पहले से शादीशुदा है, मगर वह अपनी पत्नी को छोड़ करके मेरी पत्नी के साथ भाग गई है। जब पत्नी के धोखे से आहत संजय चौधरी ने बताया है कि पत्नी को भगाने की शिकायत शेखपुरा थाने में भी की है, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जब पीड़ित युवक ने बताया है कि वह गुजरात में काम करता है, बीच बीच में होली और फिर छठ के छुट्टियों में घर आता जाता रहता है। जब उसकी पत्नी पिंकी 4 छोटे बच्चों के साथ गांव में अकेली रहती थी। 10 दिन पहले पिंकी अपने 4 बच्चों को लेकर के पड़ोसी दीनानाथ के साथ कहीं चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, दरभंगा समेत 14 जिलों में सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। बिहार के पटना, पूर्णिया, दरभंगा समेत 14 जिलों में सड़कें चौड़ी होगी। छपरा में NH 90 के 34.71 किलोमीटर का चौड़ीकरण होगा। नवादा जिले में हिसुआ से खंडवा सड़क का चौड़ीकरण होगा, जहाँ सोनपुर में कपरफोरा से दरिहारा सड़क का चौड़ीकरण होगा। मधेपुरा जिले में कर्मा आलमनगर सड़क का चौड़ीकरण होगा। झंझारपुर में खुटोना बाजार से तेनुआही पथ का चौड़ीकरण होगा। जब पूर्णिया जिले में धमदाहा से बनमखी सड़क का चौड़ीकरण होगा। किशनगंज में बहादुरगंज से टेरागाछ सड़क का चौड़ीकरण होगा। पटना जिले में किंजर पालीगंज रानी तालाब सड़क का चौड़ीकरण होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत सभी जिलों के किसानों को सरकार के द्वारा 75% का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान बिहार में पपीता की खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। किसान सरकार से अनुदान लेकर के पपीता की खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज के समय में पपीता की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बिहार के किसान इसकी खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। जहाँ इसके लिए सरकार के द्वारा भी मदद दी जाएगी। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पपीता की खेती करने के लिए किसानों को प्रति इकाई लागत 60,000 रुपये यानी कि 75% हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। जहाँ इसका लाभ लेने के लिए राज्य के यानी कि बिहार के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.horticulture.bihar.gv.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पपीते की खेती को कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नवनिर्मित पुलों के जमींदोज होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब छपरा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवहरिया के पास नेशनल हाईवे पर बना रेल ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त होकर के टूटने लगा है। जब पुल के नीचे से छपरा हाजीपुर रेलखंड की ट्रेनें गुजरती है, जब पुल में बड़ा सुराख हो गया है, जिसके कारण नीचे रेल पटरी और फिर उस पर गुजर रही ट्रेनें साफ देखी जा सकती है। क्षतिग्रस्त पुल का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने मुआयना किया है, लेकिन कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते हैं। जब कुछ भी बताने से बचते हुए नजर आते हैं। जब पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल पर आवागमन रोक दिया गया है। 3 महीने तक पुल की मरम्मत को लेकर के आवागमन ठप रहेगा। नेशनल हाईवे पर सड़क और फिर ओवरब्रिज बनने के बाद स्थानीय लोगों में काफी खुशी थी, लेकिन बनाए गए ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों में अब काफी नाराजगी देखी जा रही है। जहां स्थानीय लोगों ने बताया है कि अधिक बड़े वाहनों के आगमन के चलते शहर जाने वाले मार्ग पर रोजाना जाम लगता था। जहाँ इसी को देखते हुए नेशनल हाईवे का निर्माण कराया गया है, लेकिन पुल उद्घाटन के पहले ही क्षतिग्रस्त होने लगा है। अब इस ओर से आज आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों सुर्खियों में हैं। जहाँ ये स्कूलों में लगातार निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच भागलपुर में जिला शिक्षा कार्यालय ने
स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के लिए निर्देश जारी किया है। जिले में अब स्कूल के शिक्षक बिना वजह के या फिर बिना जरूरी के काम के अपने फोन का इस्तेमाल स्कूल में नहीं कर सकेंगे। जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बिना जरूरी वजह से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको लेकर के जिला कार्यालय ने स्कूल के प्रधान अध्यापकों को निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने स्कूल अवधि में शिक्षकों की व्हाट्सएप और फिर अन्य चैटिंग पर रोक लगा दी। इसके साथ ही शिक्षक शॉर्ट वीडियो और फिर रील्स भी नहीं बना सकेंगे, इसके लिए भी मनाही कर दी गई है। जब शिक्षक केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए और जरूरी कॉल ही लगा सकेंगे। इस पर प्रधान अध्यापकों को सख्त निगरानी के लिए कहा गया है। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस आदेश को कड़ाई से लागू करने को कहा है। या इसके बाद जिला कार्यालय की ओर से प्रधान अध्यापकों को अब निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी कर दी गई है। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को काफी फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस स्कीम के जरिए मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की सीकर से 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को किस्त जारी की है। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक केंद्रीय पहल है जो भूमि धारक किसानों और फिर उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है। इस पहल की घोषणा साल 2019 में की गई थी। यह योजना के तहत केंद्रीय लक्षित लाभार्थियों को वित्तीय मदद मुहैया करवाती है। यह केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14वीं किस्त का भुगतान आधार और फिर एनपीसीआई से जुड़े बैंक खातों में कराया गया है। एनपीसीआई से जुड़े बैंक खाते के लिए लाभार्थी किस्त प्राप्त करने के लिए स्थानीय डाकघर में जा सकते हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक नया खाता खोल सकते हैं। 14वें भुगतान का लाभ उन लाभार्थियों को मिला है जिनकी ई-केवाईसी पूरी है। जब लाभार्थी अपने पंजीकृत आधार मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से ई-केवाईसी को सत्यापित कर सकता है और फिर उसका उल्लेख पीएम किसान पोर्टल पर भी किया गया है। जब वही लाभार्थी विवरण जांचने के लिए पीएम किसान GOI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने आधार मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों के नेतृत्व में मणिपुर सांसदों की टीम जारी है, लेकिन इन लोगों को बिहार की स्थिति नहीं दिखती है। मणिपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष मणिपुर लोकतंत्र को बचाने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। इन लोगों को इसी बहाने सद्बुद्धि आया है। इन लोगों को बिहार के बेगूसराय में हुई घटना में लोगों का दर्द नहीं दिखता है। जब बिहार में एक नहीं कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसको लेकर के इन लोगों के मन में दर्द नहीं होता। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब पीने वालों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाते दिख रहे हैं। जहां अब हालांकि मुख्यमंत्री के एक कदम पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जदयू के जिस नेता को शराब पीने के मामले में जेल भेजा गया था, अब उसी नेता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जहां कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जदयू नेता ललन भुइया को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि ललन भुइया साल 2016 में शराब पीने के मामले में जेल गए थे। जहां उस समय ललन भुइया जदयू प्रदेश के संगठन सचिव और औरंगाबाद जिला के संगठन प्रभारी थे। साल 2016 में ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी का कानून लागू किया था। जहां उस समय ललन ने नीतीश कुमार के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए शराब पीने का जुर्म किया था। जदयू के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने उस समय ललन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उन्हें पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त किया था, बल्कि उन्हें जदयू से भी निलंबित कर दिया था। ललन को शराबबंदी कानून का उल्लंघन करना बेहद भारी पड़ा था। उनके खिलाफ अंबा थाने में मामला दर्ज हुआ था, जहां ललन को लेकर के वायरल एक वीडियो में वे शराब पीते दिख रहे थे। जहां इतना ही नहीं, वे वीडियो में शराबबंदी की आलोचना भी कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर आंध्र प्रदेश से साल 2016 से साल 2022 के बीच सबसे ज़्यादा बाल तस्करी हुई है। जबकि कोरोना महामारी के बाद दिल्ली में बच्चों की तस्करी में 68% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये जानकारी देश में बाल तस्करी पर जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। आपको बता दें कि देश में साल 2016 से साल 2022 के बीच 21 राज्यों और फिर 262 जिलों में KFCF और फिर इसके सहयोगी संगठनों द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके इस रिपोर्ट को तैयार किया है। बाल मजदूरी के शिकार बच्चे की हालात पर प्रकाश डालते हुए पूरी रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चे ज़्यादातर दुकानों, ढाबों और फिर उद्योगों में काम करते हैं। लेकिन सौंदर्य प्रसाधन एक ऐसा उद्योग है जिसमें 5 से 8 साल तक के बहुत छोटे उम्र के बच्चों से भी काम लिया जाता है।
यह चुराए गए 80% बच्चे की उम्र 13 से 18 साल के बीच थी। साथ ही 13% बच्चे 9 से 12 साल के बीच थे, जबकि 5% बच्चे 9 साल से छोटे भी थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। जहां स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन से समन्वय कायम करके स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों के अतिक्रमण को खाली कराएगा। यहाँ राज्य के यानी कि बिहार के मेडिकल कॉलेज और फिर सदर अस्पतालों की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है, जहाँ इनमें अतिक्रमण नहीं के बराबर है। लेकिन अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कई स्थानों पर अस्पताल की जमीन पर ही मकान दुकान बने हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कटिहार पुलिस फायरिंग मामले को लेकर के जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की घटना कटिहार में हुई है, इसको लेकर के जिस तरीके का व्यक्तित्व सरकार में बैठे लोग दे रहे हैं, वे कहीं से भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार किस तरीके का बिहार बनाना चाहते हैं, ये कटिहार में हुई घटना से ही साबित हो रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि अब प्रशासन के लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से उन लोगों की जान नहीं गई है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार खुद गृह मंत्री और फिर उन्हें इस बात का भी जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक घटनास्थल का दौरा तक नहीं किए हैं, न ही इसको लेकर के कोई भी व्यक्तित्व दी है। सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मणिपुर की घटना पर जवाब मांगते हैं, तो क्या उन्हें कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की घटना पर नहीं बोलना चाहिए? दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सटे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित बगहा अनुमंडल में गरीबी रेखा से नीचे 9,500 जन वितरण लाभार्थियों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। ये ऐसे कार्ड धारक थे जो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी सरकार की उपभोक्ता सूची में नाम दर्ज करा करके लंबे समय से राशन का लाभ उठा रहे थे। जिले में आधार कार्ड नंबर सीडिंग का कार्य पूरा हुआ तो फिर ये पकड़ी गई है। अनुमंडल प्रशासन ने इसका राशन कार्ड रद्द करते हुए 3 महीने में अपना पक्ष रखने को कहा है। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे लाभार्थियों की प्रमंडलवार सूची भी जारी कर दी है, जिसका नाम 2 राज्यों की उपभोक्ता की सूची में दर्ज है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश जदयू के पूर्व सांसदों और फिर विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ सियासी जमीन को तैयार करने के साथ साथ बिहार में अपनी पार्टी की राजनीतिक जमीन उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक से पहले कई पुराने और कद्दावर नेताओं मसलन उपेंद्र कुशवाहा और मुनाजिर हसन की पार्टी से विदाई हुई है। ऐसे में सीएम नीतीश इसके जरिए कैडर का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने जदयू के पूर्व सांसदों और फिर विधायकों सहित विधान पार्षदों को आज मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया और इन नेताओं के साथ वे लोकसभा चुनाव से पहले रायशुमारी करेंगे। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री आवास में बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, जो रविवार शाम तक जारी रहा। हालिया बैठक से जाहिर है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत करके उन्हें भरोसे में लेना चाहते हैं और जमीनी हकीकत का अंदाजा भी लगाना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने छात्र राजद भारत की बैठक में शामिल हुए। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर यह बैठक हुई। जब बैठक में लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव के अलावा बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद भारत का नाम से संगठन बनाया है। कल इसकी पहली बैठक थी, जहाँ इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने DSS नामक संगठन बनाया था। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया बनाम भाजपा का अब मुकाबला होगा, जब भाजपा का इसमें सफाया तय है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में हम लोग फिर से जुटने वाले हैं, आगे की रणनीति तय होगी। इस बीच में आप सभी नौजवान का देश भर में घूमिए, RSS के खिलाफ गोलबंद कीजिए, पंचायत स्तर तक DSS को पहुंचाना है, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव के संगठन की तारीफ की है। उन्होंने तेज प्रताप यादव को धन्यवाद भी दिया है, साथ ही एकजुट रहने और फिर मजबूती से चुनाव लड़ने की सलाह दी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि एकजुट रहना है, जहाँ कोई भी भ्रम ना फैले पार्टी में। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि DSS संगठन काफ़ी लोकप्रिय है, बीजेपी और RSS को इससे डर लगता है। उन्होंने बिहार से बाहर दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी DSS का कार्यक्रम करने को कहा है। लालू प्रसाद यादव विपक्षी एकता की बैठक की चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी का अंत तय है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, चुनाव में एक उम्मीदवार के खिलाफ एक खड़ा होगा, इंडिया बनाम NDA होगा। महाराष्ट्र में इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी फलक
अभिनीत फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल है। फिल्म ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में पहुंची है। इस अवार्ड के लिए दुनिया भर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों की 1700 से अधिक फिल्मों का नामांकन हुआ था। यह चंपारण मटन का निर्देशक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के रंजन कुमार ने किया है। आपको बता दें कि स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 4 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। या इसमें फलक खान की फिल्म नैरेटिव कैटेगरी में सेमीफाइनल में चुनी गई 16 फिल्मों के मुकाबला करेगी। नैरेटिव श्रेणी में अर्जेंटीना, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों की फिल्में चुनी गई है। चंपारण मटन नैरेटिव समेत अन्य 3 श्रेणियों में शामिल भारत की एकमात्र फिल्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चंपारण मटन की कहानी है क्या? तो आपको बता दें कि बिहार के लोगों की कभी हार नहीं मानने की कहानी अभिनेत्री फलक बताती है कि आधे घंटे की ये फिल्म बिहार के लोगों की अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी और फिर किसी भी हाल में हार ना मानने की कहानी है। लॉकडाउन के बाद नौकरी छूट जाने पर गांव लौटने और फिर पत्नी की इच्छा पूरी करने की कोशिश में लगे एक परिवार के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी है। कहानी की संवेदनशीलता हर किसी के दिल को छू रही है। यही इसके स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड में पहुँचने की वजह है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में युवाओं के लिए लगातार अलग अलग विभागों में बम्पर भर्तियों के मौके आ रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हुई है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के एक और विभाग में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती की तैयारी कर रही है। आयोग जल्द ही इसे लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स के 5,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएगी। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बहाली होने वाली है। इनमें डॉक्टर, नर्स के साथ साथ पारा के पोस्ट भी शामिल है। अब खबर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की भर्ती करने का फैसला ले लिया है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भर्ती के माध्यम से 5,000 से भी अधिक वैकेंसी निकलेगी, जिनमें मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1300 और जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टरों के 3800 पद भरे जा सकते हैं। इस संबंध में विभाग ने बीपीएससी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।